जो This है वो conference एक्रूवल will बेसिस now be पे recorded. सैलरी हमारी जो है वो एक्रूवल बेसिस पे टैक्स होगी, सॉरी कैश बेसिस पे टैक्स होगी। और कैश की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि रिसीट मीन अंडर सेक्शन 69, रिसीट मीन एक्चुअली रिसीव्ड, मेड अवेलेबल, अप्लाइड ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन। उस बात को हमने डिस्कस किया, राइट। उसके बाद हमने जो चीज़ें डिस्कस की उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें थी और वो उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसको एक नज़र डाल लें। उसके बाद इंशाल्लाह अपने प्रॉपर लेक्चर से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे रीकैप में जो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं वो है नंबर 1 हमारे पास जी बेसिक सैलरी, इज टोटली टैक्सेबल। नंबर 2 हाउस रेंट अलाउंस इज टोटली टैक्सेबल। नंबर 3 हमारे पास कन्वेंस अलाउंस, इट इज़ टोटली टैक्सेबल। नंबर 4 बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस। फिर हमने बात की अकोमोडेशन की, और वो क्या था, रूल ऑफ 45% एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट वैल्यू और 45% ऑफ द बेसिक सैलरी विच एवर इज हायर। फिर हमने कार की बात की कि अगर कार प्रोवाइड की जाए तो उसमें क्या था, 10% और 5% ऑफ दी कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है जी। अगर हम गाड़ी को पर्सनल यूज़ के लिए करेंगे तो 10%, अगर बोथ पर्पज़ में होगा तो 5%, अगर गाड़ी परचेज होगी तो कॉस्ट, अगर उसको लीज पे लेंगे तो फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर हम उसको कंसिडर करेंगे। उसके बाद हमने उसमें बात की मेडिकल अलाउंस की। हमने कहा जी जो मेडिकल अलाउंस है इट इज exempt up to 10% of the basic salary. Medical allowance is exempt up to 10% of the basic salary. However, medical allowance is totally taxable if it is provided with medical facility under the contract. ठीक। उसके बाद हमने एक बात की कि जनाब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो था मेडिकल फैसिलिटीज़ का। मेडिकल फैसिलिटी एक थी जी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टोटली एग्जेम्प्ट, और दूसरी थी नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज टोटली टैक्सेबल। हाँ, अगर आप इस फैसिलिटी में एंटीएन ऑफ द डॉक्टर प्लस एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो फिर ये भी टोटली टैक्स हो जाएगा। क्लियर? आई थिंक सो वी हैव डिस्कस अप टू दिस लेवल। ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस की और छोटी छोटी उसकी साथ साथ हम प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू किए हुए हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लें, फिर मैं आगे चलूँगा। एक्सक्यूज मी सर। जी ठीक है सलाह। सर अगर मेडिकल जो हमने कार वाली फैसिलिटी पढ़ी है सर, उसमें अगर हमें दोनों वैल्यूज गिवन हो, यानी कि कॉस्ट के ऊपर भी गिवन है और फिर मार्केट भी वैल्यू के ऊपर भी गिवन है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट अच्छा, कैसे अगर रहेगा? आपको क्वेश्चन में कॉस्ट भी गिवन हो, सलाह का क्वेश्चन ये है कि एग्जाम में फर्ज करें मुझे कॉस्ट भी गिवन है और उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू भी गिवन है, ठीक, और कार जो है वो पर्सनल यूज में है फॉर एग्जांपल, तो मुझे 10% लेना है। सवाल ये है कि मैं ये 10% इस वैल्यू कॉस्ट का लूँ या फेयर मार्केट वैल्यू का लूँ। यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि गाड़ी की जो उसने एग्जामिनर ने क्या सिचुएशन बताई है। अगर वो कहे कि गाड़ी परचेज थी, अक्वायर्ड थी, तो फिर आप 100 का लेंगे, और अगर ये कहे कि गाड़ी जो थी वो लीज्ड थी तो फिर आप 120 का लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू का लेंगे। और अगर वो आपको फेयर मार्केट वैल्यू दो दे दे, एक इंसेप्शन की जब आपने गाड़ी लीज करवाई थी और एक इस साल के एंड की, ईयर एंड की, तो आप सिर्फ इंसेप्शन की लेंगे और ना रेंटल लेंगे, कुछ नहीं आपने लेना। और कोई क्वेश्चन?
सर अगर हमारे ये हो पर्सनल यूज के लिए तो उसके ऊपर 10% होता है, और अगर फिर उसके ऊपर गिवन हो हमारे पास बोथ यूज के लिए हो तो 5% लेता है। तो बिजनेस यूज के लिए हो तो उसके ऊपर कोई नहीं लेते हम, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? वो बेनिफिट ही नहीं बेटा, वो बेनिफिट ही नहीं है। मैंने शुरू में आपको बताया कि अगर कोई चीज बेनिफिट ही नहीं है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है क्या ये मेरा बेनिफिट है या नहीं। इफ द आंसर इज नो, तो आगे क्वेश्चन ही नहीं चलेगा। क्वेश्चन तब चलेगा अगर ये बेनिफिट है, तो फिर उस बेनिफिट को हम क्या करेंगे, उसको टैक्सेबल अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे। बेसिक सैलरी बेनिफिट है, हाउस रेंट, ये सारे जो मैंने लिखे हैं ये बेनिफिट है जो आपको मिले हुए हैं। अगर कोई भी एसेट, कोई फैसिलिटी, कोई बेनिफिट आपके ऑफिस के लिए यूज हो रहा है, वो आपका बेनिफिट नहीं है। कोई गाड़ी ऑफिस में यूज हो रही है, ऑफिस में एसी भी लगे होते हैं, ऑफिस में ड्राइवर भी होते हैं, ऑफिस के अंदर जो है वो आपको पीएन भी बैठे हुए होते हैं, राइट। उसमें इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी पे हो रहे होते हैं, गैस बिल भी आ रहे होते हैं, सब कुछ है इसमें। अगर ये सारे ऑफिस में हैं, दीज आर नॉट माई बेनिफिट्स। लेकिन अगर यही चीज़ें मुझे पर्सनल यूज के लिए दी जाएंगी कि भी आप मेरे घर के बिजली का बिल दिया जाए, मुझे गाड़ी दी जाए, मेरे घर में एसी लगवाया जाए, राइट, और मेरे घर का गैस का बिल दिया जाए, मेरे पर्सनल ड्राइवर को सैलरी दी जाए, मेरे कुक को सैलरी दी जाए, तो फिर ये मेरा बेनिफिट है। फिर उसकी कैलकुलेशन की जाएगी, उस बेनिफिट को फिर आगे लेकर चला जाएगा। ये है, तो ये एक बड़ा मेजर पॉइंट है कि आपका बेनिफिट नहीं तो आप आगे भी उसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जी मेरा बेटा, और थैंक यू सर। वेलकम जी। जी, किसी और का क्वेश्चन हो? अच्छा जी, आज मैंने ना कुछ पेपर डाउनलोड किए थे कि आपको पहले अंदाजा हो कि मुझे एग्जाम में मिलने वाला क्या है। बाज़ बात होता है कि जब मैं स्टूडेंट था ना, तो मुझे भी ये कंफ्यूजन रहती थी कि ये सर जो करवाई जा रहे हैं ये मुझे मिलेगा कैसे, यानी एग्जाम के अंदर वो क्या चीज़ होगी जिसे मुझे सॉल्व करना है। तो मैंने सोचा कि आज आपको मैं वो पेपर भी दिखा दूं। ये आ गया जी हमारे पास कैप्स का पास पेपर्स आई कैप के। ये देखें, एक पेपर है मेरे पास जिसमें सैलरी का क्वेश्चन टेस्ट हुआ। ये देखें, ये है जी हमारा ऑटम सितंबर 2008 का। मैं इसको वहाँ इंपोर्ट कर लूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको, ठीक है, ये रोजे माशाल्लाह जी आप लोगों के ठीक जा रहे हैं। ये रोजा जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर। ये अल्लाह ताला पता आपको भी नहीं खुश चला। रखे। अल्हम्दुलिल्लाह सर। ऐसे अल्लाह अच्छे ताला जा आपको। रहे अच्छा सर, ये मोस्टली देखें तो जी सो के हमारा, जा रहे हैं। हाँ जी, मोस्टली सो रात के को जाते हैं सर, इबादत क्योंकि करेगी या फिर रात को तो जाग रहे होते हैं ना। मैं तो घर में बेटा यही रूटीन रखता हूँ अपने बच्चों को। मैंने एक टारगेट दिया हुआ है कि जी आप कुरान हिफ्ज करें, किसी को एक आयत दी है। मेरा बड़ा बेटा जो है वो सुबह हमें सूरह मुल्क सुनाता है, मेरा छोटा बेटा जो है वो हाफिज कुरान है माशाल्लाह। तो इसी तरह मैं भी सूरत कहफ याद कर रहा हूँ, मेरा भी उसका एक आध पेज रह गया है, तो मैं अपनी बेटी वो भी हिफ्ज कर रही है, उसको मैं यस। सुनाता हूँ। तो इस तरह से हम तो माशाल्लाह घर के अंदर जो है वो नवाफल और बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं। कभी कभी गेमें भी खेलते हैं वो, ये नहीं कि वो लगे रहते हैं, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि उनके साथ मैं इस्लाम की बात करूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात उनसे शेयर करूँ, सहाबा कराम की ज़िंदगी, उनके ज़िंदगी का मकसद क्या है, वो कहाँ से आए हैं, अपनी लाइफ को, तो सारी चीज़ें करनी चाहिए साथ साथ जो है ना। इसमें जितना हो सकता है कुरान को सीखें बेटा, जितना हो सकता है कुरान सीखें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अच्छा जी, ये देखें जी प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन।
ये सितंबर 2018 में टेस्ट हुआ, 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर है उसके। एडिशनल रीडिंग टाइम जो है ये 15 मिनट है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 1, ये एक ट्रेडिशनल पेपर है हमारे पास। इसमें रिक्वायरमेंट देखिएगा, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर, कंप्यूट द फॉलोइंग फॉर द ईयर एंडेड 30th जून। पहली बात तो बेटा यहाँ से ये समझ आ गई कि ये हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर है, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल टैक्स ईयर है वो कब एंड होता है, 30 जून को। उसने कहा जी टोटल इनकम, ये देखें अब समझ आई। कोई एक बच्चा मुझे बता सकता है, तलहा बताओ व्हाट इज मेंट बाय टोटल इनकम? टोटल इनकम किसको कहते हैं? सर जिसमें हमारे पास सैलरी हो, उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसके बाद बिजनेस गेन्स हो, उसके अंदर कैपिटल शेयर्स हो, बिजनेस शाबाश। इनकम हो और कैपिटल कैपिटल गेन। हाँ, तरतीब बेटा कोशिश करनी है आपने सही रखनी है, इसकी तरतीब सही रखनी है आपने, कोशिश यही करनी है। वो हमारी सीक्वेंस क्या है उसमें? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पर आपने वर्ड यूज किया कैपिटल गेन्स ऑफ शेयर्स। नहीं बेटा, लफ्ज जो है ना कम अज कम मेन हेडिंग की कहीं गलती नहीं करनी। तो पहली चीज उसने ये मांगी, इट डजंट मीन कि इस क्वेश्चन में सारी चीजें मौजूद है, वो कहता है जितनी भी हैं। फिर वो कहता है जी टैक्सेबल इनकम। दूसरी बात, अच्छा ये देखें इसमें कितना फर्क है, सिर्फ एक नंबर उसने दिया टैक्सेबल का। क्यों? क्योंकि आपने इस टोटल इनकम में से क्या करना है, सिर्फ ज़कात डोनेशन वगैरह माइनस करनी है, तो आप टैक्सेबल इनकम तक आ जाएंगे। इसका मतलब 10 नंबर यहाँ तक आपको मिलेंगे और 1 नंबर इसका भी आपको मिलेगा। अगर इसका मतलब हमें एग्जाम के अंदर यहाँ हेडिंग देनी है टोटल इनकम की और फिर टैक्सेबल इनकम की उसने अलग। फिर कहते हैं जी नेट टैक्स पेएबल और रिफंडेबल, राइट। इसकी हम फिर कैलकुलेशन करेंगे और फिर हम उसके एडवांस टैक्स वगैरह माइनस करेंगे। इसका नोट पढ़ने, इग्नोर मिनिमम टैक्स, ये हमारे सिलेबस में है, ये मैं आपको बिजनेस में जाके आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 14 में। शो ऑल रेलेवेंट एग्जेम्पशन एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस, ये बड़ा कॉमन वर्ड है। वो कहता है कि अगर मैंने कोई आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की और उसका हमारे इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं था, तो आपने उसमें डैश लगाना। जैसे आज तलहा ने पूछा, अगर कोई कार बिजनेस के लिए यूज हो, वो क्वेश्चन में गिवन है द कार इज यूज बाय द बिजनेस, अब उसका तो कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, तो आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे कार यूज फॉर द बिजनेस, कार फॉर बिजनेस यूज, और अपने क्वेश्चन में आगे डैश लगा देंगे किसका कोई यूज नहीं है। टैक्स रेट्स आर गिवन ऑन द लास्ट पेज, ये देखें उसने ये कि आपको ये रेट मिलेंगे क्योंकि आई कैप ने कहा हुआ है। अब देखते हैं कि ये बात ऐसे ही बनी तो नहीं हुई, क्या वाकई इसने टैक्स रेट दिए भी हैं या नहीं दिए। इसको हम एक दफ़ा देख लेते ताकि आपको पता चले कि सर जो पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, वो उसमें कोई आपको इशू नहीं होगा। ये आगे जी कहता है जी रेट्स फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, ये देखें, एंड रेट्स फॉर एवरी इंडिविजुअल एंड एओपी, ये देखें, ठीक है। अच्छा यहाँ देखें उसने पूरा टेबल दिया ही नहीं, उसने हमें दिया ही ये वाले हैं 10, 11 और 12। इससे एक बात तो कंफर्म होगी, हमारा जो क्वेश्चन है जो भी जहां पर यूज हो रहा है उसके अंदर जो टैक्सेबल इनकम है वो इन्हीं तीनों में कहीं फॉल कर रही है। और अगर वो मेरी इनकम यहाँ कहीं नहीं फॉल कर रही तो मेरे क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस मौजूद हैं। अब अगला देखिएगा, यहाँ उसने दिए हैं स्लॉट नंबर 4, 5, 6, 7 और 8, यहाँ कहीं ये यूज होंगी। उसके बाद कहता है जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ये रेट्स हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है। टैक्स रेट्स फॉर कैपिटल गेन्स वो उसने हमें बता दिया ऑफ लिस्टेड कंपनीज के, और मिनिमम टैक्स उसने हमें बता दिया वो जो उसने पूछा हुआ था अभी तक, ये वाला डिप्रिसिएशन रेट्स उसने हमें बता दिए, राइट। तो ये इसका मतलब ये है कि एग्जाम में हमें ये जरूर चीज़ें आसान मिलेंगी कि हमें टैक्स रेट्स याद करने नहीं, बट इट डजेंट मीन कि आपने इसको भी याद नहीं करना। ये तो बेटा इसका सॉरी, इसको समझना नहीं है, ये चीज़ तो हमें पता होनी चाहिए कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, वही आपसे वो मांग रहा है। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई, ये मैं आपको एक पेपर दिखा रहा हूँ। अब चलते हैं जी अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन को रीड करने का स्टाइल ये होता है कि पहले इसको वर्टिकल देखते हैं, वर्टिकल मीन ऐसे,
किसमें है क्या। जैसे आपने देखा अहमद गाजी एज अ डायरेक्टर प्रोडक्शन इन डेल्टा पाकिस्तान लिमिटेड, अहमद गाजी। तो इससे एक चीज हमें कुछ क्लियर हुई कि ये हमें जो क्वेश्चन एग्जाम में मिला वो किसका है, इंडिविजुअल का। जी 30 सालों से ही रिसीव द फॉलोइंग मंथली एम्यूलमेंट्स। एम्यूलमेंट्स किसे कहते हैं, जो सैलरी में चीजें मिलती हैं, ये एम्यूलमेंट्स हैं। दिस वन दिस वन दिस वन, हाउस रेंट अलाउंस। अच्छा अब देखें, छोड़ दें अभी बाकी सवाल को। ये मुझे बताएं कि मंथली है या एनुअल है। एनुअल सर। शाबाश, ये क्या है, एनुअल है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है मंथली इसलिए ये एनुअल है। बेटा को लिखा हुआ है ही रिसीव फॉलोइंग मंथली एम्यूलमेंट्स, तो ये हमारी एनुअल नहीं बेटा, ये मंथली। ठीक है, तो जाहिर बात है अगर एग्जाम में कुछ नहीं बताया जाएगा तो मेरा बेसिक सैलरी क्या है, टोटली टैक्सेबल, मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा। हाउस रेंट अलाउंस इज टोटली टैक्सेबल, मैं आपको पढ़ा चुका हुआ हूँ। मेडिकल अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। इसका मतलब इतना तो आप काबू करने के काबिल हो गए एग्जाम में, फाइनल में। इन एडिशन टू द अबव द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग टू अहमद गाजी हेल्थ इंश्योरेंस, ले भाई ये भी आपने पॉइंट पढ़ लिया। एंड हिज फैमिली मेंबर द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम पेड बाय डीपीएल। भाई हमें इस बात से ये इररेलेवेंट अमाउंट है, मुझे बस ये है कि उसने हमें मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, तो अब ये मेरा मेडिकल अलाउंस टोटली टैक्सेबल हो जाएगा, और मेडिकल फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगी, टोटली एग्जेम्प्ट हो जाएगी। राइट। अच्छा जी, उसके बाद उसको रिवार्ड दिया गया, बरहा छोड़ दें, लोन है, विद होल्डिंग टैक्स है। ये देखें, इसकी तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा चुका, विद होल्डिंग टैक्स दिस फ्रॉम हिज सैलरी वाज रीइंबर्स टू हिम, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा ये रीइंबर्समेंट का क्या इशू है। एम्प्लॉय शेयर स्कीम आ गई, ये चैप्टर नंबर आपका आई थिंक सो 4 है, वो आ गया। ये रेंट आ गया, परचेज सकूक, बहरहाल। तो ये देखें एक क्वेश्चन हमारे पास था जी 16 नंबर का, और आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक हफ्ता सैलरी पड़ने के बाद आपको उसकी कितनी आइटम नज़र आ गई जो आप कर सकते हैं अभी भी। वो है जी 1 2 3 4, 4 आइटम जो थी इस क्वेश्चन के अंदर, मेरा ख्याल है हर स्टूडेंट को अटेम्प्ट कर लेनी चाहिए थी। इट्स ओके जी। तो ये मेरा टारगेट था कि मैं पहले आज आपको क्वेश्चन दिखाऊं, इसी तरह और भी क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो। इसमें भी सैलरी का इशू आया हुआ है जी। तारिक इज अ वर्किंग एज एमडी, देखें इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं जी जाके। इसमें भी तकरीबन वही है, इसमें कहता है जी टोटल इनकम बताएं। ये देखें टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेएबल और रिफंडेबल, ये उसने, ये भी 16 नंबर का क्वेश्चन है। इसको देखें, ये भी मंथली इन्वॉल्वमेंट है, ये आपको नजर आ रहा है ड्यूरिंग द ईयर। उसने हमें बता दिया कि ये उसकी मंथली इन्वॉल्वमेंट्स है। एंड 30 जून ये भी नॉर्मल टैक्स ईयर है, मंथली है। बेसिक सैलरी, कन्वेंस अलाउंस टू मेडिकल अलाउंस, इसमें भी आ गया। ही हैज ऑल्सो फैमिली आर कवर्ड अंडर हेल्थ इंश्योरेंस, देखें तकरीबन वही पॉइंट आ गया हेल्थ इंश्योरेंस वाला। ही डेली अलाउंसेस ऑन दिस। तो आप देख रहे हैं कि हमें जो क्वेश्चन मिल रहे हैं उसके अंदर ये एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो मैंने आपसे आज इससे पहले जो डिस्कस कर चुका हूँ। तो मकसद था सिर्फ आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताना कि हमें क्वेश्चन जो है वो किस तरह से एग्जाम में मिल सकते हैं। इसी तरह इंशाल्लाह हम पास पेपर्स को फोकस करते हुए अपने सफ़र को जारी रखेंगे। ठीक है जी, इट्स ओके जी। यस सर। यस सर। अच्छा जी, अभी तक हमने जो बेटा बात डिस्कस की थी वो थी कार की और एसेट्स की, कि अगर एसेट्स किसी एम्प्लॉय को दिए जाएं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कि अगर कोई एसेट किसी शख्स को ट्रांसफर कर दिया जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है जी, एसेट ट्रांसफर्ड, एक एम्प्लॉय के कोई एसेट जो है वो ट्रांसफर किया जाए तो उसका क्या टैक्स सर ट्रीटमेंट होगा। जी
सर आप एक बार सर वो कार की सर मार्केट फेयर मार्केट वैल्यू का सर थोड़ा बता देंगे सर, मुझे उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है सर, थोड़ा सा बता दें उसके बारे में। अगर कार दी जाए, यस सर, फिर यस सर कार और फेयर मार्केट वैल्यू का यस सर थोड़ा बता दें। अगर हमें गाड़ी बैंक से लीज करवाई है, लोग नहीं लेते बैंक से, कहते जी गाड़ी कहाँ से ली हो यार, मैंने बैंक से जो है ना वो लीज करवाई है, बैंक से ली है। दूसरी है कि गाड़ी यस सर। जाके मार्केट से परचेज कर लें। अगर कंपनी ने मुझे बीइंग एन एम्प्लॉय जो गाड़ी दी है वो उन्होंने लीज करवाई हुई है बैंक से, तो वो उन्होंने लमसम पेमेंट तो नहीं बैंक को करते ना। देखे ना, आप 25 लाख की गाड़ी लेंगे तो हो सकता है आपने बैंक को 5 लाख रुपया दिया यस हो, सर। और ये 25 लाख की गाड़ी तो आपको मिलेगी जाके कहीं 35-40 लाख रुपए की। बैंक इसके ऊपर 3-4 सालों में आपसे इंटरेस्ट भी लेगा, इंश्योरेंस भी लेगा। तो सवाल ये है, तो क्या मैं यस सर। 50-40 लाख रुपए का मैं 10 या 5% हूँ? द आंसर इज नो। उस वक्त देखा जाएगा उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है? आप अभी होंडा की वेबसाइट पे जाएं, आज देखें गाड़ी कितने की है, टोयोटा की वेबसाइट पे जाएं, जो आज वो गाड़ी दे रहे हैं ना वो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू होगी। ठीक है, बैंक उसके यस ऊपर आपको जो एडिशनल चार्ज करेगा वो तो आपकी फिर टोटल कॉस्ट में ऐड हो रहा होगा ना, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, तो हम उस, और ये फेयर यस सर। मार्केट वैल्यू हमें एग्जाम में दी होगी, हमसे कैलकुलेट नहीं करवाएगा एग्जामिनर, क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। जो चीज आपको कैलकुलेट करवाएगा वो मैं इंशाल्लाह कैलकुलेट करवाऊंगा, जो उसने कैलकुलेट नहीं करवानी वो मैं भी कैलकुलेट हो सकता ना करवाऊं। ठीक, ये चीज है। थैंक यू इस सर। ओके जी, यस। जी वेलकम बेटा। अच्छा बेटा, अभी हम पढ़ने लगे हैं एसेट्स। अगर एग्जाम में आपको एसेट्स गिवन हो, आपको बहुत ज्यादा फील तो नहीं हो रहा कि आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं? मैं अपनी कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपको ऐसे ही सर्व करूँ जैसे कि मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ, सिर्फ मैं आपके सामने मौजूद नहीं हूँ। तो बाकी मैं कोशिश तो ऐसे ही कर रहा हूँ कि व्हाइट बोर्ड को उसी पैटर्न के ऊपर, बल्कि उससे भी बेहतर तरीके से, मेरा ख्याल है कि शायद ऑनलाइन में आपको ज़्यादा बेहतर सर्व कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि क्लास के अंदर मेरे पास, मैं प्रोजेक्टर बहुत कम यूज़ करता हूँ, मेरे सामने ज़्यादा व्हाइट बोर्ड का मैं यूज़, तो जिस तरह मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ, कभी मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, तो वो चीज़ें वहाँ जो है ना वो उसकी फैसिलिटी ज़रा थोड़ी सी कम होती है, वहाँ बार बार स्विच करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इशू है। अच्छा जी, जब भी एग्जाम में एसेट का आएगा तो एसेट को आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कंपनी ने एम्प्लॉय को जो एसेट दिया वो किस पर्पज के लिए दिया। नंबर वन, एक तो पर्पज क्या हो सकता है उसका कि उसने यूज के लिए दिया, ये भी ये हमारी गाड़ी है। ठीक, और उसमें हमने कितनी चीजों को डिस्कस किया? नंबर वन, हमने डिस्कस किया जी कार को। नंबर टू, हमने अकोमोडेशन को। और इसके अलावा अदर एसेट्स। अच्छा, अदर एसेट्स में क्या होगा? अच्छा, कार का रूल हमने क्या डिस्कस किया अभी, जो बात पहले 10% और 5% वाला रूल। अकोमोडेशन में हमने, अगर वो मुफस्सल एरिया में नहीं तो 45% ऑफ द एमटीएस और बेसिक सैलरी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। अच्छा, अगर इसके अलावा कोई एसेट हो, मसलन आपको उन्होंने डीवीडी प्लेयर दे दिया, आपको उन्होंने सेल फोन आपके पर्सनल यूज के लिए दे दिया, ठीक है, यानी इन दोनों एसेट्स के अलावा कोई भी और एसेट उन्होंने आपको दिया यूज के लिए, वॉशिंग मशीन आपको दे दी, वॉशिंग मशीन लाख लाख 2-2 लाख रुपए की होती हैं, बड़ी बड़ी महंगी होती हैं। इसी तरह कोई एसेट और दिया, तो उसके लिए लॉ क्या कहता है? उसके लिए लॉ ये कहता है कि इसकी जो टैक्स डिप्रिसिएशन है, जो कंपनी चार्ज कर रही है, देखें दो चीजें हैं, एक है हमारा एम्प्लॉयर, एक है एम्प्लॉई, और एक है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्या कर रहा है कि वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस कौन बना रहा है? वो कहता है जी मेरी सेल, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। फिर वो कहता है जी इसमें से एडमन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और वो कहता है ये मेरी टैक्सेबल इनकम है।
तो उसने सैलरी कहाँ डाली हुई है, इसमें, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल में। अच्छा, दूसरा काम वो ये कर रहा है कि जो वो सैलरी यहाँ पर डाल रहा है, यहाँ वो कह रहा है जी मैंने एम्प्लॉय को सैलरी दी, वो अपना एक्सपेंस क्लेम कर रहा है एडमिन में, सेलिंग में। एम्प्लॉय क्या लिखता है, वो कहता है जी मुझे इतनी बेसिक सैलरी मिली। ये दोनों जो है ये एफबीआर को कम्युनिकेट कर रहे हैं। एम्प्लॉयर लिखता है जी ये मेरी टैक्सेबल इनकम है, मैंने इस एम्प्लॉय को इतने पैसे दिए, और एम्प्लॉय एफबीआर को कहता है अपने आईआरएस सॉफ्टवेयर में जाके कि मुझे इतनी सैलरी मिली। एफबीआर को चीजें सेट हो जाती हैं, वो कहता है ठीक है, ये एक्सपेंस क्लेम करे और ये अपनी उसको इनकम डिक्लेयर करे, बिल्कुल दोनों पलड़े बराबर हैं। ठीक हो गया ना आपके, जो दोनों पलड़े बराबर हैं, ठीक है, एक बंदा इनकम कह रहा है, दूसरा जो है उसको अपनी वो एक्सपेंस कह रहा है। इसी तरह किसी एम्प्लॉय को अगर कार और अकोमोडेशन के अलावा कोई एसेट दिया जाए तो कंपनी उसको यहाँ पर डिप्रिसिएशन में डाल रही होगी, उसकी डिप्रिसिएशन चार्ज करेगी ना। आप लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी है कि जो कंपनी का एसेट होता है वो डिप्रिसिएशन चार्ज करती है, तो उस एसेट पे कंपनी जो टैक्स में डिप्रिसिएशन चार्ज करेगी, वो एम्प्लॉय उस टैक्स डिप्रिसिएशन को अपनी इनकम डिक्लेयर करेगा। ये कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना, बिल्कुल सिंपल है। जो यहाँ जितना ये एक्सपेंस शो करेगी, ये उसकी उतनी इनकम हो जाएगी, टोटली टैक्सेबल। अच्छा, अब दूसरा सवाल, हो सकता है ये एसेट कंपनी ने परचेज ना किया हो, रेंट पे लिया हो, किराए पे लिया हो, तो कंपनी यहाँ क्या लिख रही होगी, रेंट ऑफ दी वॉशिंग मशीन 10 रुपीज। तो फिर एम्प्लॉय टैक्स डिप्रिसिएशन की बजाय जो उस वॉशिंग मशीन का रेंट होगा ना, जो भी एसेट, उस एसेट का जो रेंट होगा वो इसकी सैलरी में ऐड होगा। इज इट क्लियर? यहां तक किसी का क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकता है कि एम्प्लॉयर उसको एक्सपेंस डिक्लेयर करता है, एम्प्लॉय उसी चीज को अपनी इनकम डिक्लेयर कर रहा होता है। जी, आर यू लाइव एंड अलाइव? Yes, sir. चलो, यस थैंक सर। यू। यस अच्छा, अब आते हैं हम इसके ऊपर कि अगर एसेट यूज में ना हो, कंपनी उसको ट्रांसफर कर दे, एसेट ट्रांसफर्ड। देखें, एसेट अगर ट्रांसफर होगा तो उसके अंदर लॉ ने कोई बाइफर्केशन नहीं की। मसलन उसमें एक ही ग्रुप के अंदर, उसी ग्रुप में कार भी मौजूद है, घर भी मौजूद है, ठीक उसी के अंदर डीवीडी भी मौजूद है, वॉशिंग मशीन भी मौजूद है, तमाम एसेट यहाँ पर शेयर्स कंपनी के, वो एक ही पलड़े में है। इसका सिंपल एक ही ट्रीटमेंट है, वो क्या, कि आपकी सैलरी में कितनी अमाउंट ऐड की जाएगी, राइट, उस एसेट की उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, ठीक, उस एसेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसमें से माइनस किया जाएगा जो एम्प्लॉय ने पेमेंट की। पेमेंट से मुराद वो दे देगा या उसकी सैलरी से कट गई, इससे मुराद हम पेमेंट ही लेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखें जैसे पेल है, पेल का एक एयर कंडीशन है 60,000 रुपए का, और बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को ये बेनिफिट देती हैं कि अपने आर्टिकल्स जो हैं वो उनको कम प्राइस पे देती हैं। अगर आप लोगों के कुछ जानने वाले किसी जगह जॉब कर रहे होंगे तो उनको पता होगा, जैसे बाटा शू उनको सस्ते देता है, पेल वाले उनको जो है मशीनरी वगैरह ये चीज़ें इक्विपमेंट सस्ते देते हैं। अब वो एम्प्लॉय को कहते हैं जी अगर आप हमसे खरीदेंगे तो जो हम आपको 40,000 रुपये का देंगे। अगर मैं ये एसेट मार्केट से परचेज करता तो मुझे 60 का मिलना था, जबकि मैं कहाँ से परचेज कर रहा हूँ, कंपनी से। तो कंपनी में एम्प्लॉय होने की वजह से मुझे जो बेनिफिट मिला वो कितना है, 20,000 का। यू गॉट द पॉइंट, दिस इज टोटली टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, ये मेरी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा।
इस क्लियर? ये पूरी पिक्चर क्लियर है? इसका बेशक आप प्रिंट स्क्रीन ले लें इसकी, कि जब भी एग्जाम में किसी एम्प्लॉय को एसेट दिया जाएगा आपको देखना पड़ेगा इट इज फॉलन अंडर ए कैटेगरी और बी कैटेगरी, इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में आपको इसको पुट अप करना पड़ेगा। यूज में है तो फिर देखेंगे ये कार है, अकोमोडेशन है या अदर एसेट्स हैं, लेकिन अगर ट्रांसफर्ड है तो फिर आपको एसेट को बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये देखें, एसेट ट्रांसफर होगा तो इसके अंदर टाइम फ्रेम को कंसीडर नहीं करना। अगर एसेट यूज में होगा तो इसमें आपने उसके टाइम को कंसीडर करना है, ये बात जहन में रखनी है। मसलन वो कैसे, अगर मुझे गाड़ी दी गई साल के दौरान, गाड़ी दी गई, मेरा फॉर एग्जांपल टैक्स ईयर ये है, और मैंने कंपनी में, और ये स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2019 को एंड विल एंड ऑन 30th June 2020. Okay, I have joined this company on 1 October 2019, right? And a car was provided to me on 1 Jan 2020. Okay, यहाँ मुझे गाड़ी नहीं दी गई। इसी तरह मुझे जो घर दिया गया वो दिया गया मुझे 1 November 2019 को। ठीक, आपको बात समझ आ रही है? यहाँ मुझे कार दी गई, ये जो पॉइंट है ये मेरी ज्वाइनिंग डेट है, मुझे कार दी गई इस डेट को और घर दिया गया मुझे इस डेट को, ये हाउस दिया गया। अच्छा, इसी दौरान मार्च के अंदर कंपनी की एक स्कीम आई और उन्होंने कहा जी आप कार ले लें, अपने लिए कार ले लें, और उसकी जो कार की वैल्यू है इस वक्त मार्केट में वो है लेट्स सपोज 15 लाख रुपया, और कंपनी कहती है जी आप हमसे 13 लाख रुपए में ले लें। ओके, अब हम एक छोटा सा इसी क्वेश्चन से डेटा बना के तो इसकी टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, आप देखिएगा, हम कहते हैं कि अज्यूम दैट द बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इज, मैं एम्यूलमेंट्स लिख रहा हूं, दैट इज 60,000 अ मंथ। उसकी जो बेसिक सैलरी है वो है 60,000। उसके बाद मैं कहता हूं जो कंपनी ने उसको जो कार दी उसकी जो कॉस्ट है वो है 25 लाख। कंपनी ने परचेज की इसी साल, उसके लिए गाड़ी उसको दे दी, और उसको एक घर दिया गया जिसका रेंट, फेयर मार्केट वैल्यू जो रेंट की है वो है 30,000, वो घर भी दिया गया। इसी के साथ उसको एक कार ट्रांसफर की गई, उसको कहा भी गाड़ी जो है हम गाड़ियां बना रहे हैं तो आप वो ले लें, और गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 15 लाख रुपया। जबकि एम्प्लॉय ने पेमेंट कितनी करनी है उसकी? 1.3 मिलियन। तो एग्जामिनर कहता है जी आप इसकी कैलकुलेशन करें। अब देखिएगा जरा, मैं इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो इसकी है जी हमारे पास बेसिक सैलरी। देखें, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने हमें क्लियर कट उसकी ज्वाइनिंग डेट बताई है। अगर ज्वाइनिंग डेट ना बताए तो फिर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करते। अब उसकी ज्वाइनिंग डेट है ये वाली, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 6 माह, 9 माह के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे इसकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक सैलरी 60,000 इंटू 9, ये होगी इसकी। फिर वो कहता जी कार उसको प्रोवाइड की गई फॉर पर्सनल यूज, कार इज इक्वल टू 2.5 मिलियन इंटू 10%। अब क्या ये गाड़ी उसको पूरा साल मिली? नहीं, ये गाड़ी तो उसको मिली है जनवरी में, तो फिर कितने साल, इस साल के एंड पे कितना बेनिफिट उसको मिला? 6 माह का। तो 6/12 करेंगे। उसके बाद कहता है जी उसको जो अकोमोडेशन दी गई,
ये जरा पॉइंट ध्यान से सुन देखना आपने, ये वाला देखें, अकोमोडेशन उसको दी गई जिसका के फेयर मार्केट रेंट कितना था 30,000, और अकोमोडेशन कब दी गई ये ध्यान से देखें, नवंबर में, यानी नवंबर, दिसंबर और 6 माह कितने हो गई 8 माह के लिए, तो घर उसको मिला 8 माह के लिए, तो इस रेंट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट है, हम कहेंगे रेंट 30,000 इंटू 8, ठीक, क्योंकि वो 8 माह के लिए उसको घर मिला हुआ है इस साल 30 जून तक, और करेंगे और 45% ऑफ द बेसिक सैलरी। अब जरा देखिएगा यहाँ जो बेसिक सैलरी आ रही है वो 9 माह की है बेटा, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट 8/12 आएगा बेटा। बेटा मैंने कहा कि मुझे कंप्लीट करने दें, मैं फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा जो रेंट है, ये रेंट कितना है 45% ऑफ द बेसिक सैलरी। अच्छा अब मैं जरा बेसिक सैलरी को लिखता हूँ 60,000 इंटू 9, तो ये आ गया मेरे पास 540,000। देखिए ये जो बेसिक सैलरी है ये 9 माह की है, और ये मेरा रेंट कितने माह का आ रहा है 8 माह का, ठीक है। ये कितना आ गया मेरे पास 2,40,000। अब यहाँ पर आपने जो 45% लेना है ना, वो 9 माह की सैलरी का नहीं लेना, ठीक, ये गलती नहीं पेपर में करनी, जितने माह का रेंट है उतने माह के ऊपर से आपने सैलरी भी वो लेनी है। अब मैं सैलरी क्या करूंगा 60,000 इंटू 8, उसका मैं 45% लूंगा, वो आ गया जी मेरे पास 60,000 इंटू 8 इंटू 0.45, तो ये आ गया जी 2,16,000, ये मेरे पास आ गया। तो कौन सी अमाउंट मेरी टैक्सेबल होगी 2,40,000, विच एवरेज हायर, तो 2,40,000 मेरे पास ये आ जाएगा, और बेसिक सैलरी जो होगी मेरे पास 5,40,000 ये आ जाएगी मेरे पास, ठीक हो गया। उसके बाद कार दी गई उसको, वो थी 25 लाख की, इंटू 10%, राइट, और उसको 6 माह के लिए करेंगे तो हमारे पास आ गई 125,000, और उसके बाद क्या है हमारे पास, कार दी गई उसको, ट्रांसफर की गई कार, सेल ऑफ कार, वो आ गई हमारे पास 1.5 मिलियन माइनस 1.3 मिलियन, ये मार्च में दी गई, तो इसमें क्या आ गया हमारे पास 2 लाख रुपया। अब देखें मैंने क्या कहा, जब एसेट को बेटा ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर के केस में टाइम फ्रेम को कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए इसका टाइम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब हमारी पास जो टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी वो आएगी 540, 120, 240 प्लस 200, तो मेरे पास आ गई 11,05,000, हाँ जी, ये मेरे पास आ गई, ठीक है जी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इसको, देखें अभी दरमियान में कोई बच्चा ये पूछ रहा था कि इसको मैं 8/12 करूंगा, बेटा वो देखें 8/12 उस वक्त करते हैं जब आपकी अमाउंट एनुअल हो, टोटल बेनिफिट हो, जैसे 25 लाख का 10% लेंगे तो ये आपका एनुअल बेनिफिट है, हमने लेना है 6 माह का, तो इसलिए हम 6/12 पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। लेकिन जहां पर ये चीज है ही 1 महीने की, ठीक है, अगर आप इसको 8/12 करेंगे तो ये तो कुछ दिनों का फिर बन जाएगा ये, राइट, इसको 8/12 नहीं करना। अब जो नीचे अकोमोडेशन है ना ये वाली आपकी, यहाँ भी देखें ये पर मंथ है, उसको मैंने जो है वो 8 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो टोटल इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 माह का आ जाएगा। ये 6/12 जो है ना ये प्रोरेटा बेसिस पे उस वक्त करते हैं जब आपने एनुअल का कोई हिस्सा काटना हो, टोटल बेनिफिट का कोई हिस्सा काटना हो, तो फिर ये फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। जब आपके पास फ्रैक्शन में इटसेल्फ मंथली अमाउंट मौजूद है
फिर उसको 6/12 नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ बात नोट करने वाली थी कि गाड़ी दी गई तो उसमें मैंने टाइम फ्रेम लिया, ये भी गाड़ी दी गई है लेकिन यहाँ मैंने टाइम फ्रेम नहीं लिया। तो वजह क्या हुई कि ये गाड़ी जो है उसको ट्रांसफर की गई थी, राइट। और ये कार जो थी यूज के लिए थी, यहाँ भी देखें मैंने टाइम फ्रेम को लिया हुआ है, क्यों? क्योंकि ये भी यूज में थी। अंडरस्टैंड? तो ये एक बेसिक डिफरेंस है ट्रांसफर में और इसके अंदर, और ये बड़ी छोटी सी चीज है लेकिन बाज का स्टूडेंट इसमें ऐसे ही जो है ना वो अटक जाता है। अब बेटा मेरे से सवाल करें, द हाउस इज ओपन। इट्स ओके? यस सर। जी चलें जी आगे। जी सर क्लियर है, चलें। अच्छा जी, अब हमारे पास एक चैप्टर है। अभी तक मैंने कहा कि जो कुछ भी हमने डिस्कस किया वो हम उसमें चैप्टर में ज़रा देखें कि ये कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, फिर उसको हम करते हैं। अच्छा बेटा, अब जो है ना आपके नेक्स्ट जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, और एग्ज़ाम जो है वो मैं बैठा हूँगा, आप मेरे साथ ही बैठेंगे जैसे कि क्लास में बैठे हुए हैं। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप उस क्वेश्चन को देख के अपने पेपर के ऊपर उसको सॉल्व करेंगे, और उसकी जो इमेज है मुझे वो व्हाट्सएप करेंगे, उसकी इमेज मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे, और फिर उसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे, आपकी मार्किंग होगी और डिस्कस करेंगे। पहले ये बताएं कि आप में से कोई ऐसा बच्चा भी है जो पास नहीं होना चाहता? नहीं है। पहली बात तो इसका मतलब ये डिसाइड हो गया कि हम सारे कामयाब होना चाहते हैं, राइट। दूसरी ये बात बताएं कि मैं पेपर आपके चेक करूं तो मैं तकलीफ में आऊंगा या ना चेक करके तकलीफ में आऊंगा? देखें, अगर मैं चेक कर आपके पेपर ना चेक करूं तो मैं फिर खुश हूं या पेपर चेक करके खुश हूं? जाहिर बात है कि बेटा मैं चेक करूंगा तो फिर ही मैं तकलीफ में आऊंगा ना, मेरी आज़ादी जो है वो खराब होगी। यहाँ मैं खुश हूँ, ठीक है। अच्छा, आप कहाँ खुश हैं? आप भी यहाँ ही खुश हैं? नो सर, हम आप टेस्ट भी दे के टेस्ट खुश हैं। नहीं देंगे? नहीं खुश? मैं भी यहाँ नहीं खुश। तो स्टूडेंट भी खुश, टीचर भी खुश, तो आज तो हो गई फिर बल्ले बल्ले, क्यों भाई? लेकिन मेरी जो आज का दुख है ये कल का भी दुख ही होगा। कल का भी मैं, यानी पेपर, सॉरी मैं गलत कर गया हूँ। गलत करो जी आज सर। मैं खुश हूँ, आज मैं खुश हूँ पेपर ना चेक करके, तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो उस वक्त रिजल्ट में मैं क्या होऊंगा? दुखी, कि यार इतनी मेहनत की, स्टूडेंट फेल हो गए। लेकिन अगर आज मुझे दुख मिलेगा तो कल को क्या होगा? मैं खुश होऊंगा, ठीक। जैसे वो ये शुएब जो आपकी क्लास में पढ़ता है, इसका जो भाई है छोटा, मैंने आपको बताया ना कि उसने आके पेपर सॉल्व किया, उसने कहा सर मेरा माशाल्लाह एक पॉइंट सिर्फ गलत हुआ, सारा मैं ठीक कर आया हूँ। वो क्यों? क्योंकि उसने इस डोमेन को देखा। अगर आप पेपर उसके निकलवा लें कैप्स में जाके, तो आपको मिलेगा कि शायद उसने कोई पेपर मिस किया हो, बल्कि जो मैं क्वेश्चन कराता था टेस्ट उससे भी ज्यादा वो काम करता था। अच्छा, उसके साथ क्या होगा कि पेपर दे के आप क्या हैं? नाखुश। ये मेरे प्यारे स्टूडेंट आ गए यहाँ पे, ये बताएं आप खुश होंगे या दुखी होंगे? बेटा बताएं ना, पेपर दे के खुश होंगे या दुखी होंगे? खुश होंगे सर। सीधी सी बात, खुश होंगे। मैं तो आज तक कभी पेपर दे के खुश नहीं हुआ, हमेशा मुझे तकलीफ ही हुई है। सर देखिए मोस्ट हकीकत तो बेटा यही है, मेहनत करनी पड़ती है, खपना पड़ता है, मेहनत को छोड़ना पड़ता है। मेरी जब फाइनल के एग्जाम थे, राइट, और उसके बाद मेरी शादी थी, और मेरे घर में जनाब वो तैयारियां हो रही थी शादी की, और मैं पेपरों की तैयारी कर रहा था। जिंदगी में एक दफा एक मौका आना हो और उसमें आपका दिल करता है जनाब आप भी अपने बहन भाइयों के साथ
कज़नों के साथ क्या माहौल होता है, तो मैं कितनी तकलीफ में था ना कि यार ये क्या है। लेकिन रिजल्ट के बाद अब क्या हूँ। चाची की बातें ना करें, हम भी तकलीफ में आते हैं। हाँ, यही है, फाइन्नमल उसरी युसरा इन्नमल उसरी युसरा। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को बनाते हुए इस इंसान को ये कहा हुआ है, हर तंगी के बाद आसानी है। बेशक हर तंगी के बाद आसानी। 2 दफ़ा अल्लाह ने वादा किया कि जितनी ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त करोगे तुम्हें उतना ही इसका इनाम मिलेगा। जितनी ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतना ही रिवार्ड मिलेगा। मैं सारी रात नहीं सोया, बैठा हुआ काम करता रहा, जितनी इबादत हो सकी वो भी की। अब मेरा दिल, आप मुझे जहर लगते हैं इस टाइम पे, ठीक है। और ख़ासकर अगर 8 बजे उठूंगा तो इससे भी ज़्यादा मुझे आप लोगों पे तप चढ़ती है कि यार ये क्या काम है। लेकिन बेटा बात ये है कि इसके बाद फिर राहत है। वो राहत जो है कहाँ आती है? इधर, नींद ठीक से है। सर। हाँ, ये देखें, ये आपको फिर बैंक्स में राहत मिलती है जब आपको मैसेज आता है ना जी इतने पैसे ट्रांसफ़र हो गए आपके अकाउंट के अंदर। तो ये कब है कि ये मेहनत करने से बेटा ये चीज़ें आती हैं। मैं आपको पहले बताऊं, मज़े मज़े के साथ जनाब, सिर्फ आज जो बच्चे नहीं जिन्होंने अटेंड किया, वो आप मुझे थोड़ी देर बाद उनका मैसेज आ जाएगा, सर वो लिंक शेयर कर दें। सो रहे हैं ना, आराम कर रहे होगा तो कोई नहीं यार, सर को कहेंगे लिंक शेयर हो जाएगा, देख लेंगे, किसी से पूछ ही लेंगे। तो बेटा ये बात याद रखें, मेहनत हर, बैठे हुए हैं कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, उठने के लिए आए करना पड़ेगा, मेहनत लगानी पड़ेगी आपको। नहीं पढ़ना घर में आराम करें, रोजा रखना है, रिवार्ड लेना है, मेहनत करनी पड़ेगी, भूखा रहना पड़ेगा, प्यासा रहना पड़ेगा। नहीं रोजा रखना तो कोई मसला नहीं भाई, सारा दिन ना रखें, सुबह की नींद भी ना खराब करें, मौज मस्ती करें। तो दुनिया में जितने भी रिवार्ड वाले काम हैं उसमें मेहनत है, बुरे काम में कोई मेहनत नहीं है, ठीक। मसलन आप चाहते हैं कि जी मैं सिर्फ शादी ही करूंगा, मैं गैर महरम को नहीं देखूंगा, बड़ा मेहनत वाला काम है। क्लास फेलो जो है जनाब, बड़ी तैयार होके आ जाइए, ये ना देखूं, ये बहुत मुश्किल काम है, राइट। लेकिन ये क्या है कि यार मैं मेहनत करूंगा, मैं नहीं ये काम करूंगा, मैं शादी करूंगा, ये बड़ा मुश्किल काम है, वेट करना उस चीज़ का। तो इसलिए बेटा ये बात याद रखें, ज़िंदगी में मैं जब भी कोई काम करता हूँ, मुझे तकलीफ होती है, मैं मेहनत करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि यार कोई नहीं, ये मेहनत जो है ये चंद दिन की है, इसके बाद रिवार्ड भी तो है। क्यों? मेरे रब ने मेरे साथ वादा किया हुआ है, अल कासिबु हबीबुल्लाह। हम सारे कौन हैं? अल्लाह के दोस्त। ये अल्लाह का वादा है कुरान पाक में। मेहनत करने वाला मेरा दोस्त है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कर रहे हैं बैठे हुए। तो इस जो अल्लाह का दोस्त होगा, तो मुझे बताएं, अल्लाह ताला अपने दोस्तों को जिंदगी में कभी रुसवा करेंगे? भाई नो बताएं सर। ना। नो भाई जो सर। अल्लाह का दोस्त है, फिर अल्लाह तो उसके साथ है। तो ये बात याद रखें कि ये मेहनत बेटा हमें करनी पड़ती है, हमें अपने आप को दुनिया में मनवाने के लिए जो है ये सारा काम करना पड़ता है। समझ आई ना? तो इसलिए इस बात से नहीं घबराना। तो हम पहला टेस्ट अब हम कंडक्ट करेंगे। हमारा टेस्ट जो है वो सैटरडे को कर लिया करें टेस्ट। यस सर। चैप्टर 1 का सिर्फ 2.5 पेज है, 2-2.5 पेज है, ऐसे ठीक है। सैटरडे ठीक है। सैटरडे को हम टेस्ट कर लेंगे तकरीबन कोई 1-2 बजे, मैं आपको टाइम बता दूंगा। उस टाइम पे हम मीटिंग में लॉग इन होंगे, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपने क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करने के बाद क्या होगा कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बताएं भी इसको कैसे सॉल्व करना था। फिर मैं आपकी चीजें देखूंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। जब आप यहाँ गलती कर लेंगे ना, ये गलती आप पेपर में नहीं करेंगे। और ये बात याद रखें कि अगर आज गलती नहीं करेंगे तो कल जरूर करेंगे गलती, ये मेरे से लिखवा लें। इसलिए बेटा आज हमने गलतियां करके आगे जाना है। एक बच्चा था, वो किसी टेस्ट में कभी पास नहीं हुआ, फाइनल में सारे पेपर निकाल गया। वो पेपर सारे देता था, वो गलती करके सोचता था कि यार ये क्या हुआ है, ये क्या गलती, ये क्यों गलत है, ये क्यों गलत है। उसने वो सारी चीजें ठीक कर ली, अंडरस्टैंड, टाइम बच गया उसका। तो इसलिए बेटा टेस्ट जरूर देना आपने, उससे आपको पता चलेगा। सिर्फ 2-2.5 पेजेस हैं। तो पहला टेस्ट हमारा चैप्टर 1 का होगा, फिर दूसरा टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 3 का। और तकरीबन मैं आपको गारंटी देता हूं कि इन दोनों में से
99% चांसेस हैं कि पेपर में कुछ ना कुछ लाजमी होगा। तो कितना जबरदस्त है कि मैं 2 चैप्टर तैयार करूं और मैं कहूं यार इसमें से मैं हिस्ट्री बता रहा हूं आपको कि पिछले 20 साल पेपर उठा लें और चैप्टर 1 और चैप्टर 3 आप करके चले जाएं और सवाल ही पैदा नहीं होता उसमें पेपर में कुछ ना कुछ ना आया, इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो पहले चैप्टर 1 की आज से तैयारी करें। 3 उसके टॉपिक थे, पर्सन, रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्स ईयर। ठीक है, ये आपने जो है वो 3 चीजें सिर्फ तैयार करनी है, स्कोप ऑफ इनकम वगैरह। एक मैंने आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया था, इसी तरह चैप्टर 3 का भी ऑनलाइन टेस्ट होगा और साथ उसका जो है वो दूसरा टेस्ट भी वो हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, वो आपका जो टेस्ट हुआ था ऑनलाइन, वो सिर्फ टेस्ट किसका हुआ था? स्कोप ऑफ इनकम का। अब एक फुल फ्लेज में शोएब, मुझे बेटा आपने याद करवाना है, अब हम उसका एक फुल फ्लेज भी करेंगे, ऑनलाइन भी और दूसरा भी कॉन्सेप्चुअल। लें जी, जिन जिन चीज़ों को मैं हाईलाइट कर चुका हूँ ये पढ़ चुके हुए हैं चीज़ें हम। परकोजिट्स हो गए, इंटरेस्ट कल हमारा टॉपिक होगा, ये जो मैंने छोड़ा हुआ है इधर। अच्छा जी, इसको भी अभी हम नहीं कर रहे। ठीक, एम्प्लॉय रिलेशनशिप को एम्प्लॉयमेंट 3rd पॉइंट में पढ़ चुका हुआ हूँ आपके साथ। ठीक है, ये कभी पेपर में नहीं आया लेकिन मैंने समझा चुका हूँ आपको। सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स, अगर सैलरी आपको एरियर्स में मिले, ये मैंने एक्सेप्शन पढ़ाई थी, क्या सैलरी एक्रूअल बेसिस पे टैक्स हो सकती है, अर्नड बेसिस पे टैक्स हो सकती है? द आंसर इज यस, सैलरी कैन बी टैक्स्ड ऑन अर्नड बेसिस। वेयर सैलरी इज पेड टू एन एम्प्लॉई इन एरियर्स, एरियर्स क्या कहते हैं? आपके बिल में एरियर्स नहीं आते, बकाया जात, यानी जून की सैलरी उसको जाके मिल रही है सितंबर में, अक्टूबर में, तो उसको बोलेंगे एरियर्स। एंड एज अ रिजल्ट, और उसकी वजह से द एम्प्लॉई इज चार्जेबल एट अ हायर रेट ऑफ टैक्स, और उस बेचारे को सैलरी भी लेट मिली और टैक्स भी ज्यादा लग गया। द एम्प्लॉई में, ये देखें लफ्ज क्या है, में, ऑप्शनल है। शेल होता तो हम कहते लाजमी ऐसे होगा, ये लफ्ज सुनिएगा, लफ्ज क्या लिखा है में, अगर इसकी जगह पर लफ्ज होता शेल तो इसका मतलब ये था कि एम्प्लॉय को ऐसे ही करना है। बाय नोटिस इन राइटिंग टू द कमिश्नर, कमिश्नर को एक नोटिस दे, इलेक्ट, चूज करें, फॉर द अमाउंट टू बी टैक्स एट द रेट्स दैट वुड हैव बीन एप्लीकेबल, जो कि उस पे एप्लीकेबल होते इफ द सैलरी हैड बीन पेड टू द एम्प्लॉय इन द टैक्स ईयर। इतनी औखी लाइन लिखने के बजाय आप यहाँ पर अंग्रेजी में आसान अल्फाज में लिख सकते हैं, ही कैन ऑप्ट टू टैक्स हिज सैलरी ऑन अक्रूवल बेसिस। बस इस पूरी लाइन के बदले में आप क्या कह सकते हैं, ही कैन इलेक्ट राइट टू टैक्स द सैलरी ऑन एक्रूवल बेसिस। ये आप लाइन लिख सकते हैं पेपर में आसानी के साथ। इट मीन्स दैट, ये जो है ना इट मीन्स, इसका मतलब वो खालिद साहब अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। सैलरी टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, बट however arrears of salary may be taxed on accrual basis at the option of the taxpayer by a notice in writing to the commissioner on or before the due date of filing of tax return। तो आपने क्या करना है कि इस पैरा को याद कर लेना है। अब चलते हैं, देखें मार्च 2008 में क्वेश्चन आया, मिस्टर डब्ल्यू received an amount of 50,000 as arrear of salary pertaining to the tax year 2008 in the tax year 2009। तो उसको जो 2008 की सैलरी थी वो उसको कब मिली? 2009 में कितनी? 50,000। काम उसने यहाँ किया, सैलरी उसको यहाँ मिल रही है। डिस्कस द ऑप्शंस available with Mr. M under the income tax ordinance, what matters should he consider in deciding the best option? 4 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, कोई बता सकता है उसको क्या समझ आई इससे? सर यही कि हमने बताना है कि वो उसको मतलब जब रिवर्सल या उसको उसी अपने टैक्स ईयर में वो करवा सकता है टैक्स या नहीं।
शाबाश। और अच्छा देखें, मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप एक जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं, वो आपसे कहता है व्हाट्स योर नेम, राइट? आप कहते हैं जी मेरा नाम, माई नेम इज ए, माई वाइफ नेम इज बी, माई मदर नेम इज सी, माई फादर नेम इज एफ, राइट? दूसरा, एक और इंटरव्यू में जाते हैं, वो कहता है कि व्हाट्स योर नेम एंड इंट्रोड्यूस योर फैमिली, तो आप कहते हैं जी माई नेम इज ए एंड साइलेंट। पहली ऑप्शन में क्या गलती कर रहे हैं? फिर उसने नाम पूछा था और लेकिन दूसरी हम पूरी फैमिली की डिटेल दे रहे हैं, लेकिन दूसरी में सिर्फ तो वो कहेगा फैमिली की बेवकूफ डिटेल आदमी है। बता रहे हैं। हाँ, वो कहता है मैंने इसका नाम पूछा था, ये मुझे अपनी बीवी बहन का भाइयों का बताना शुरू हो गया है। ये काम तुमने करना है। इसका मतलब यहाँ भी वो फेल। यहाँ उसने पूछा भी बताओ अपने आप को और बताओ तुम्हारे कितने डिपेंडेंट हैं, तो वहां वो अपना नाम बता कर खामोश। इसका मतलब यहाँ भी गलत है। अब एक और मिसाल लें, शरई मसला। बकरे को ज़िबा करते हुए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना है। आप जो है वो सूरह बकरा ही पढ़ लें। उन्होंने कहा जी बकरे को ज़िबा करना है तो लिहाजा सूरह बकरा चढ़ा दो। तो सुबह से शुरू होते हैं, 4 घंटे आप बकरे को लिटा के उस बेचारे की भी मत मार देते हैं और सूरह बकरा पूरी पढ़ लेते हैं। बकरा हलाल है आपके लिए? हराम है ना भाई। आपको जो कहा गया वो तो आपने काम किया नहीं। आपसे पूछा गया कि नाम जी है। हाउ टू डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। ये पूछा गया कि एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे फाइंड करेंगे। आपने पूरा चैप्टर नंबर 1 लिख दिया। उस चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये बात भी मौजूद है और ये सवाल था 5 नंबर का, आपको 0 नंबर मिलेंगे। आप कह सकते हैं कि यार इसमें वो जो तुमने पूछा वो तो मौजूद है कि नहीं है। एग्जामिनर कहता है कि सोने यू आर गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल पर्सन इन योर लाइफ। मैंने आपसे रेजिडेंशियल स्टेटस का पूछा है, ये आप क्या कहानियां सुना रहे? पूरा चैप्टर तुमने छाप दिया इसके आगे। ये प्रोफेशनल लाइफ है। अब जरा सुनिएगा, ये देखें। उसने पूछा डिस्कस द ऑप्शन अवेलेबल विद मिस्टर डब्ल्यू। एक ये अलग है, इसके नंबर उसने आपको अलग देने हैं। उसके पास क्या ऑप्शन है? आप इसमें लिखेंगे मिस्टर डब्ल्यू हैज 2 ऑप्शन। ऑप्शन 1, उसमें आप लिखेंगे ही हैज एन ऑप्शन दैट ही मे टैक्स दैट अमाउंट इन द ईयर ऑफ रिसीट 2000x9। उसको 9 में मिली है तो रिसीट बेसिस पे टैक्स करवा लें। फिर दूसरी आप कहेंगे ऑप्शन 2, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 मिस्टर डब्ल्यू हैज एन ऑप्शन he can elect to make the tax on this payment on accrual basis. It means that this amount should be taxed in tax year 2008 by revising his tax return. ये 2 ऑप्शन बता दी, इसका जवाब हो गया मुकम्मल। दूसरी बात उसने पूछी व्हाट मैटर शुड बी कंसीडर। अगर आपने इतनी बात लिख दी, ये बात नहीं लिखी, तो इसके आपको पार्शल 2 नंबर मिल जाएंगे, इसके नंबर नहीं मिलेंगे। कहता क्या मैटर उसको डिस्कस करने चाहिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में जाते हुए। फिर आप दूसरी हेडिंग देंगे मैटर्स टू बी डिस्कस्ड। तो वो क्या है? आप इसमें लिखेंगे ही शुड डिसाइड दैट वेदर ही इज वेयर ही इज गोइंग टू पे लेस टैक्स ईदर ऑन कैश बेसिस और ईदर ऑन एक्रूअल बेसिस। उसको ऑप्शन लेते हुए ये सोचना पड़ेगा कि उसको दोनों में से किस ऑप्शन में कम टैक्स देना पड़ता है। तो एग्जामिनर 2 नंबर इसके भी आपको देगा, तो इंशाल्लाह 4 नंबर फिर आपको पूरे मिलेंगे। और वो एग्जामिनर क्या कहेगा? द पर्सन इज अ जेंटलमैन। क्या है ये? जेंटलमैन है। जितनी बात मैंने पूछी ये उतने का मुझे जवाब दे रहा है। तो बेटा पेपर देने से आपको ये फायदा होगा, पेपर देने से ये फायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि हाउ टू हैंडल द एग्जाम प्रोफेशनली। ओके, आगे चलें। परकोजिट्स मैंने बताया था बेनिफिट्स को कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर।
ये याद कर लें इसको, या यहाँ तक आपने इसको देखना है। द वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर शैल बी टेकन एज इक्वल टू द अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड बाय द एम्प्लॉयर इन केस सच अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड। यानी अगर उसको ये अकोमोडेशन ना दी जाती तो कितने पैसे देते कि वो ऐसा ही घर जो है वो किराए पे ले लेता। मसलन जिस घर में मैं बैठा हुआ हूँ, अगर यही घर मेरा एम्प्लॉयर मुझे ना लेके देता तो इसी घर में आने के लिए मुझे खुद से कितना किराया देना पड़ता, जिसको आप हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं। तो वो अमाउंट उसमें टैक्स होनी चाहिए। द वैल्यू टेकन फॉर दिस पर्पज shall not be less than 45% of the MTS if available or the basic salary where there is no time scale। इसका मतलब ये है कि अगर एग्जाम में MTS गिवन होगा तो हम फिर बेसिक सैलरी नहीं लेंगे, लेकिन अगर MTS नहीं तो फिर हम बेसिक सैलरी को कंसीडर करेंगे। ये आपका वो पैरा है जो आपने याद करना है। ये सारी बाकी क्या है, कहानियां हैं। सिर्फ इसमें एक लाइन याद कर लीजिएगा स्मॉल सिटी की, कि अगर कोई साहब जो है वो स्मॉल सिटी में या मुफस्सल एरिया जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, अरबी में स्मॉल सिटीज के अंदर काम करेंगे तो उनके लिए फिर परसेंटेज 30% होगी। ये कभी एग्जाम में नहीं आया लेकिन आ सकता है। ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी वैल्यूएशन फॉर द कन्वेंस। अब मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ कि किताब से पढ़ना कहाँ है आपने, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। पहली चीज है जी कन्वेंस, पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिस यूज 5%। ठीक, फॉर पर्सनल यूज 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल और 10% ऑफ द FMV, 5% ऑफ द कॉस्ट और 5% ऑफ द FMV। ये नोट लिखा हुआ है मैंने, ये इसको बस पढ़ना है आपने, नोट को याद नहीं करना। बस ये बेसिक रूल जो थे ये दोनों आपने याद करने हैं। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको बता चुका हूं कि अगर पार्ट ऑफ द ईयर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप टाइम बाय 12 करेंगे, या जो भी आपका इशू है। अच्छा, एक चीज और इसमें बताई गई, एनी डिडक्शन फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इन दिस रिस्पेक्ट शैल बी रिड्यूस फ्रॉम द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ दिस परकोजिट्स। इससे क्या मुराद है कि अगर मेरी बेसिक सैलरी वो है 100 रुपया और मुझे कार दी गई, लेट्स सपोज के कार की वैल्यू जो है 10 रुपये, इसका 10% लेंगे तो क्या आंसर आ गया 1। लेकिन एम्प्लॉयर क्या कर रहा है कि इस 1 के अगेंस्ट गाड़ी को पर्सनल यूज के लिए इसको 1000 कर लेते हैं और इसको 100 कर लेते, ताकि कुछ ये वैल्यू बन जाए, 10 बन गई। एम्प्लॉयर मुझे कहता है कि भाई ये गाड़ी जो हमने आपको दी है आप इसे इस्तेमाल करते हैं, सारा खर्चा हम बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि आपसे 4 रुपये इसके काट लेंगे इसके यूज के अगेंस्ट। तो एक्चुअल बेनिफिट तो आपका 10 का था, तो एम्प्लॉई ने कितना दिया, 4 दे दिया, तो नेट बेनिफिट कितना है 6। ये उसकी सैलरी में टैक्स होगा। ये एक बेसिक रूल है कि भाई अगर एम्प्लॉई किसी टैक्सेबल बेनिफिट के अगेंस्ट कोई पेमेंट करे एम्प्लॉयर को, क्या कहा मैंने, कोई भी टैक्सेबल बेनिफिट है या परकोजिट समझ लें, हाउस, कार, कोई भी चीज, उस बेनिफिट के अगेंस्ट अगर एम्प्लॉय कुछ पेमेंट करे या उसकी सैलरी से काट लिया जाए तो हम उसको उस बेनिफिट में से माइनस करेंगे, अगर कुछ बचेगा तो वो टैक्सेबल होगा। यू गॉट द पॉइंट। बेनिफिट एज पर लॉ माइनस पेमेंट बाय द एम्प्लॉय। ये सिर्फ कार के लिए नहीं है, ये घर के लिए भी है, बाकी पर्पजेस के लिए भी है। जहां भी एम्प्लॉय, इसी को कल हम कंटिन्यू करेंगे इंटरेस्ट के अंदर, लोन के अंदर, ये सेम पॉइंट उधर रिपीट होगा, तो कल ज्यादा क्लैरिफिकेशन इसकी हो जाएगी। ठीक है जी। सर जो आज आपने एग्जांपल चलाई है सर वो जरा स्क्रीन पे शो कर दें। जी आज एग्जांपल चलाई है वो जरा अपनी स्क्रीन पे शो कर दें तो इसका स्क्रीनशॉट ले। मैं कर देता हूँ अभी, मैं बस इसको जरा रिपीट करवा रहा हूँ जो मैंने आज पढ़ाया है, इसको जरा पढ़ लीजिएगा दोनों पॉइंट्स को। ये एग्जांपल्स इसमें गिवन है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर वगैरह, ये क्वेश्चन इसके। अच्छा जी, इसमें उसके बाद हमारा ये भी हमने नहीं पढ़ा, सुपरएनुएशन फंड वगैरह कुछ नहीं। ये मेडिकल का आ गया जी, ये भी हम पढ़ चुके हुए हैं, ये बड़ी डिटेल के साथ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ।
medical facility or reimbursement of medical expenses in accordance with the terms of the employment fully exempt if NTN and of the provided available not in accordance with the terms totally taxable. ठीक, उसके बाद क्या है, in case of an individual CNIC shall be used at NTN. ये ऐसे इंफॉर्मेशन है कि आजकल जो CNIC है उसी को NTN भी कहते हैं. ये भी एक्सप्लेनेशन है. रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स बाय इंश्योरेंस कंपनी अंडर ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी अरेंज बाय द एम्प्लॉयर इज नॉट टैक्सेबल. ये कल मुझे याद रहेगा, मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करूंगा, आज टाइम कम है. मेडिकल अलाउंस exempt up to 10% of the basic salary. However, medical allowance is fully taxable if it is provided in addition to the medical facility. ये बाकी सारा जो काम है ये मैं आपको एक्सप्लेन एग्जाम्पल से कर चुका हुआ हूँ, इसको सिर्फ रीड करना आपने. अंडरस्टैंड. तो ये चीज़ें जो मैंने अभी गो थ्रू की हैं, अगर कोई स्टूडेंट आज नया आया तो वो समझ रहा होगा कि सर इतनी तेज़ पढ़ाते हैं. नहीं बेटा, ये हफ्ता हो गया है इसको पढ़ाते हुए, और आज मैंने सिर्फ किताब से बताया है कि अब आपने इसकी तैयारी कहाँ से करनी है. क्योंकि स्टूडेंट ये कहता है सर मुझे समझ आ गई, लग समझ गई हर चीज़ की, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि सर मैं पढ़ूं कहाँ से. तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 2 में हमने मेडिकल अलाउंस, बेसिक सैलरी, ये चीज़ें पढ़ ली हैं. ठीक है जी. अब आपके पास जो है वो रूम अवेलेबल है, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ